सो हेलो डियर, आज हम इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस का एक सेट करने जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस को पहले पढ़िएगा, उसको करिएगा, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। पॉज करके पहले करिएगा, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड इज द गिवन सेंटेंस दैट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रूगल। सबसे पहले आपको यहाँ पता रखना होगा कि ये एंटोनिम्स पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है। तो हमको यहाँ पे फ्रूगल का एंटोनिम पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, जो पैसे खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोचता है। तो सबसे पहले हम इसके ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्राइस। प्राइस का मतलब क्या होता है? कीमत, किसी वस्तु की कीमत को कह सकते हैं। ओके, अकोमोडेशंस, अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास, रहने की जगह। प्रेजेंट, इसका मतलब होता है वर्तमान, जो हमारा समय चल रहा है, एट ए प्रेजेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला, जो बहुत खर्चीला होता है। ठीक है, तो आपको पता लग ही गया होगा प्राइस, जो कि फ्रूगल का ना तो एंटोनिम से ना सिनोनिम से। अकोमोडेशंस, ये भी नहीं है। कोई प्रेजेंट, ये भी नहीं होगा। एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, मतलब कंजूस का खर्चीला, जस्ट अपोजिट। ओके, तो हम इसके फ्रूगल और एक्स्ट्रावेगेंट के कुछ सिनोनिम्स पता कर लेते हैं, जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, फ्रूगल, फ्रूगल के सिनोनिम्स हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टी, माइजर, माइजर का मतलब भी कंजूस ही होता है। ओके, प्रूडेंट, प्रूडेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और केयरफुल, ये एक बार आपको ध्यान में रखना है ऊपर ऊपर से, क्योंकि इसमें से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फ्रूगल जैसे पूछा गया है 2023 में। इस तरह के ये सारे पूछे गए हुए हैं पिछली एग्जाम्स में, एसएससी की वेरियस एग्जाम्स में। ओके, और एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट में जैसे एक्सपेंसिव, फ्री हैंड, फ्री हैंड मतलब बहुत ज़्यादा, जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो यूं ही उड़ाता रहता है। वेस्टफुल, और अनथ्रिफ्टी। ओके, लेविश, लेविश का बहुत सुना होगा, लेविश। ठीक है, जो ये सारे इनके सिनोनिम्स है। बाकी आपको पता लगेगा फ्रूगल का ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको इसका इनकरेक्ट बताना है कि ओके, जैसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर स्पेलिंग देखिए, हॉर्टिकल्चर। इस तरह से दो भागों में डिवाइड करके आप इसका बिल्कुल सही सटीक मीनिंग पता कर पाएंगे कि करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए, हॉर्टिकल्चर बिल्कुल सही है ये। इसका मतलब क्या होता है?
जिसमें खेती से रिलेटेड है ये। ओके, खेती की वह क्रिया, खेती विज्ञान। ओके, ये है हॉर्टिकल्चर में। इग्निशियंस, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एस है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं IGNITION। इसका मतलब होता है आग या दहन क्रिया। ठीक है। ओपुलेट मतलब इंगेज होना सेक्स में, तो ये कह सकते हैं कि संभोग। उसके बाद आ गया पोर्शन, हिस्सा या फिर शेयर। समझ में आ रहा है ना? हिस्सा और शेयर। तो इसके अंदर गलत कौन सा हुआ? ये ऑप्शन 2 इग्निशन, ये होता है। इग्निशन मतलब आग और दहन क्रिया। बाकी आपको पता लग ही गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई विल नॉट गो आउट इफ इज रनिंग। यहाँ पे आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, इज रनिंग। रनिंग मतलब इसमें आपको ये बताना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ है इसको इम्प्रूव करना है। ओके, कि यहाँ पे कौन बेस्ट है इसकी जगह आने वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन है रनिंग। सबसे पहले तो हम इफ एक क्या है, कंडीशन। ये ओनली कंडीशनल सेंटेंस में आता है, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में मोस्टली देखा गया होगा आपको। इफ का मतलब ये, मतलब इसमें जो दिया हुआ है आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। सबसे पहले तो हम इफ के क्या 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें ये वाला जो टाइप है वो फर्स्ट टाइप है। बाकी आपने ग्रामर करी भी होगी तो आपको पता होगा। फर्स्ट टाइप है ये, जिसके अंदर क्या होता है, एक्सप्रेस पॉसिबल थ्योरी, जो संभव हो। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग। इसमें अगर हम इसको एक तरह से पढ़ें तो ये बोलना चाहता है कि अगर बारिश आ रही होगी, अगर बारिश आती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जो है सिंपल पास्ट आता है। ओरिजिनल प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट आता है। सॉरी, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था। सिंपल प्रेजेंट को आप जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इज तो आता नहीं, इज तो आता अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ओके, रेनिंग आएगा नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो ही गया। समझ में आ गया आपको? इट रेन्स, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी एस या ईएस के साथ रेन्स। ठीक है, विल रेन, ये संभवतः आएगा नहीं। रेन, ये तो पास्ट टेंस हो गया। ठीक है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select the no substitution. तो हमें ये बताना है कि जो अंडरलाइन है यहाँ पर हम किसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो, प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। तो यहाँ पे जो गेट ऑफ माई काउच है इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला तो नो सब्स्टिट्यूशन, ये तो आएगा नहीं, आपको ऑप्शन देख के पता लग गया होगा। ठीक है, और
आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, माइन। माइन एक पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा नाउन, प्रोनाउन माइन, जो कि पॉसेसिव नाउन है, जो यहाँ पे प्रोनाउन है, जो यहाँ पे आएगा नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो गया, ऐसे ही, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, और अब इसमें यह भी देख सकते हो आप, गेट ऑफ, कभी गेट ऑफ नहीं होता, गेट ऑफ होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है हटना, हटना, उतरना, ठीक है। जैसे हम घोड़े या वाहन से नीचे उतरते हैं, वहां पे मोस्टली यूज होता है गेट ऑफ, गेट ऑफ, ओके। तो यहाँ पे आप ऑप्शन 2 देख रहे होंगे, गेट ऑफ बिल्कुल सही है, माई बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन 2 करेक्ट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। गेट ऑफ बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे माइन आ गया, जो कि पॉजेसिव नाउन है, प्रोनाउन है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन 2 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contain a grammatical. यहाँ पे हमको grammatical error निकालनी है कि grammatical error क्या है इसके। तो देखो, पहले तो आप इसको पढ़ लीजिए। I fell asleep while I read the book, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है दी बुक, बिल्कुल सही है, स्पेसिफिक बुक है, ठीक है। आई रीड, ये इसको हम बाद में देखते हैं। एज स्लीप वाइल, ये भी सही है, ठीक है। आई फेल, ये भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ना, वो हमको पास्ट में दिया हुआ है, ठीक है, पास्ट टेंस है। और आपको दिख रहा होगा कि आई रीड, ये हमको प्रेजेंट में है, ठीक है। तो गलत क्या है? यही है गलत, आई रीड। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आएगा क्या यहाँ पे? आई वॉज आएगा, आई वॉज रीडिंग दी बुक, ठीक है। समझ में आया? अगर पास्ट टेंस में, अगर पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो पूरा पास्ट ही आएगा ना, प्रेजेंट क्यों आएगा? तो नेक्स्ट में चले। हेरिटेज, देखिए, आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, तो यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा गया है, तो आपको पता लग ही गया है क्या पूछा गया है। दोज स्ट्रीट्स आर वेरी लोनली, ओके, जो हमारी स्ट्रीट है लोनली है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? अकेला, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, रिमोट, रिमोट का मतलब क्या होता है? सुनसान, दूर, एम्प्टी मतलब खाली, आइसोलेटेड मतलब किसी से अपने आप को आइसोलेट करना एक रूम के अंदर, अकेला, अकेला कर लेना, इसका मतलब भी अकेला होगा। तो ये तीनों तो क्या हो गए? लोनली के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो गया? क्राउड, क्राउडेड मतलब भीड़, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 7th क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। यहाँ पे हमको इनकरेक्ट बताना है, ओके। तो डिटेक्ट, डिटेक्ट मतलब किसी चीज को डिटेक्ट करना या पता करना, किसी चीज का पता करने के लिए हम कोई मशीन का यूज करना, तो उसे हम डिटेक्ट करना कहते हैं, पता करना। प्रिडिक्ट किसी का, किसी चीज का अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। जैसे हम एक बार, जैसे हम मैच देखते हैं ना, तो उसमें हम मैच को देख के पता लगा लेते हैं कि यार ये तो आज तो इंडिया जीतेगी, वो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। स्टिमुलेटेड,
स्टिमुलेट मतलब क्या होता है? उकसाना। अब उकसाना क्या पॉजिटिव सेंस भी देता है और नेगेटिव सेंस भी देता है। पॉजिटिव कैसे? जैसे हम किसी को मोटिवेट करते हैं, है ना? तो उसके लिए भी यूज हो सकता है। और हम किसी को गलत काम के लिए उकसाते हैं, उसके लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो उकसाना, इसको हम एनकरेज भी कह सकते हैं, प्रोमोट भी कह सकते हैं, एक्साइट भी कह सकते हैं, इंसाइट भी कह सकते हैं, ओके, इंड्यूस भी कह सकते हैं, मोटिवेट जैसा कि मैंने बताया। तो ये सब हैं इसके सिनोनिम्स। अगर आपके आने वाली एग्जाम्स में अगर ये आ जाएं तो आपको याद रखना जरूरी है। एनकरेज, प्रोमोट, इंसाइट, इंड्यूस, मोटिवेट, ये स्टूमुलेट के हैं। इसका मतलब उकसाना होता है, याद रखना। और देखा जाए तो तीनों सही है, स्टूमुलेट, प्रिडिक्ट, डिटेक्ट, तीनों करेक्ट हैं। बट जो हमारा ये गलत है, यहाँ पे क्या गलती है? यहाँ पे देखो, जो आई और ई है ना, इसकी गलती, बिल्कुल सिली मिस्टेक है। ऐसे ही पूछे जाते हैं और ऐसे ही आप गलत करते हैं, इसलिए इसका बहुत केयरफुल होके ध्यान रखिए। इसको हम ऐसे लिखेंगे, CONCEIVE, कंसीव। इसका मतलब होता है गर्भधारण, गर्भधारण, सोचना, विचार करना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी हमको दिख गया होगा, अंडरलाइन है। यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट कोई सब्स्टिट्यूट करना है इन चारों ऑप्शंस में से। देखो, भीड़ ने उत्पात मचाया, ठीक है, इलाके में कई शॉप्स को लूट लिया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, प्लेड ऑन रैम्पेज। अब वो खेल लेंगे तो नहीं ना, उत्पात मचा रहे हैं तो उसके लिए खेलना थोड़ी आएगा, प्लेड थोड़ी आएगा। वेंट ऑन द रैम्पेज, ये आ सकता है। रैन ऑन द रैम्पेज, ये भी नहीं आएगा। स्ट्रोल्ड, देखिए स्ट्रोल भी नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रोल क्यों नहीं आएगा? ये कैसे आ सकता है? सोचिए आप, ठीक है। स्ट्रोल भी नहीं आएगा इसमें। यहाँ पे आएगा वेंट ऑन। क्या आएगा? वेंट ऑन। स्टॉल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि टहलने थोड़ी आए वो, उत्पात मचाने आए, टहलने थोड़ी आए। स्टॉल मतलब टहलना होता है या घूमना होता है, तो ये आएगा नहीं। हिंसक है, हिंसक करने आए, तो यहाँ पे भीड़ ने उत्पात मचाया, तो यहाँ पे वेंट आएगा। वेंट ऑन द रैम्पेज, ठीक है, समझ में आया? तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 है, इसमें तो सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजली रॉन्ग। यहाँ पे हमको यूजली रॉन्ग दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि सीक्रेट प्लान कोई प्लान है जो कि गलत काम के लिए किया जा रहा है। तो स्ट्रेटेजी नहीं होगा, प्लानिंग भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन क्यों नहीं होंगे? क्योंकि है ना, कोई प्लान को करने के लिए एक स्ट्रेटेजी लगाई जाती है।
बट उसके अंदर अगर कोई गलत चीज़ की जा रही है तो वो हम स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में तो नहीं कह सकते। ऑप्शन 3 भी नहीं हो सकता, बट कॉन्स्पिरेंसी हो सकता है, क्योंकि षड्यंत्र, इसका मतलब होता है षड्यंत्र। ठीक है, किसी चीज़ को करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है, गलत काम करने के लिए एक षड्यंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेंसी का ऑप्शन 4 ही राइट होगा इसका। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा PQRS का है जंप, जो कि हमें इसको करने का एक अच्छा सिंपल तरीका है और शॉर्ट तरीका है। अगर हम इस चारों को पढ़ेंगे, ए बी सी डी, चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है, कम से कम आराम से आपको 5 मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन को करने में। बट हम इसको करेंगे एकदम सिंपल तरीके से और बिल्कुल इजी और फास्ट। ठीक है, तो देखो, ऑप्शंस देखो पहले तो। ठीक है, सबसे पहले हमको ऑप्शन देखने हैं कि क्या दिया हुआ है। फर्स्ट डी दिया हुआ है, इसमें सी, इसमें सी, इसमें डी, तो अपन को ए और बी तो हट गए। ठीक है, अब बचे कौन से, सी और डी। अब सी और डी में से देखना है कि पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले इनको पढ़ो। ठीक है, इन फरवरी 1999 ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द लाहौर डिक्लेरेशन विच वॉज प्रिडिक्टेड ऑन पीस। फरवरी 1999, ठीक है, शीतकालीन शीतकालीन में आक्रमण के दौरान इंडिया और पाकिस्तान ने लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जो कि शांति पर आधारित थे। ठीक है, और डी वाला पढ़े। द एंगेजमेंट्स वर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग फॉर इंडियन आर्मी since they had to fight on rough rocky terrain। भारतीय सेना के लिए ये लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें ऊबड़-खाबड़ चट्टानों इलाकों पर लड़ना था। ठीक है, तो कौन सा, इसमें ये बताया नहीं गया हमको कि कौन सी लड़ाई की बात हो रही है। भारतीय सेना किससे लड़ रही है, यहाँ पे हमको ये बताया ही नहीं गया। और जो हमारा सी है, उसके अंदर एक लाहौर की एग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, एक घोषणा पत्र साइन हुआ है, तो सी और डी में से हमारा सी पहले आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब बचे 2 एंड 3, तो सी तो आ ही गया। अब ए और डी में से देखना है, तो डी देखो कट जाएगा, क्योंकि इसमें बस लड़ाई की बात की गई है, लेकिन लड़ाई कौन सी है ये हमको पता ही नहीं है, कौन सी लड़ाई है, किस लड़ाई के बारे में बात की जा रही है। तो हम ए पढ़ेंगे पहले। ठीक है, डी तो पढ़ ही लिए हैं। तो आफ्टर ए फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज इंगेज इन द कारगिल वॉर। कुछ महीनों के बाद दोनों देशों कारगिल युद्ध में शामिल हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमें कारगिल युद्ध के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारा अभी हो ही गया है, मतलब पहले ही हो गया था हमारे। वैसे जब हमने सी और डी को एलिमिनेट किया तभी पता लग गया था कि ऑप्शन 2 ही आएगा, क्योंकि सी के बाद ए ही आएगा, क्योंकि ये डी के अंदर कोई कुछ बताया नहीं गया है कौन सी लड़ाई के बारे में बात की जा रही है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाकी आप देख लीजिए, सी के बाद ए आया कारगिल युद्ध के लिए। उसके बाद इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच कई हिंसक लड़ाइयाँ हुई, नंबर ऑफ वायलेंट वॉर्स। ठीक है, उसके बाद डी आ गया, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। समझ में आया किस तरह से करना है हमको? बस पहले ऑप्शंस देखने, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। ठीक है, उसमें हमको ये देखना है कि क्या है इसके अंदर, उसको पढ़ के समझना है कि हमें कौन सा पहले आएगा। ठीक है,
हमें सारे ऑप्शन, सारे ए बी सी डी तीनों को, चारों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखना होगा, तभी हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, और अब प्रैक्टिस करते रहो इनकी, PQRS की जितनी आपको प्रैक्टिस करनी है करते रहो, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ठीक है, बाय द स्किन मतलब हमारे जो दांत हैं उनके बीच में पतली सी स्किन होती है, इसको हम कहते हैं ना, जैसे आपकी कोई कार से एक्सीडेंट हुआ बट आप बच गए, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि बहुत कम चांसेस थे, मैं मर भी सकता था पर मैं बच गया, तो इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, बहुत मुश्किल से बच पाना। ठीक है, तो जस्ट बेयरली। ठीक है, मुश्किल से बचना। तो इससे तो आपको ये एक ईडियम है, ईडियम को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, आसानी से आप है ना कहानी बना के याद कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें मेरी मौत होते होते बच गई, मतलब मैं बाल बाल बच गया, एक्सीडेंट होता मेरा बट मैं बच गया। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, कोई भी कहानी बनाओ और उसको याद करने का तरीका ये बेस्ट होता है। ईडियम बहुत ईजी होती है, आप उसको पढ़कर समझ में आ जाता है कि क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ठीक है, 12th क्वेश्चन। ओके, इसमें हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, ये सेंटेंस पूरा 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हमको इसमें एरर निकालनी है। ठीक है, आपने पढ़ ही लिया होगा, हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। इसमें किसी एक में एरर है, अगर नहीं है तो नो एरर आएगा, कोई एरर नहीं है तो नो एरर है, ऑप्शन 3 आ जाएगा। ठीक है, बट हमको देखना है, सबसे पहले पढ़ना है, आई कांट टॉक राइट नाउ, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, आई एम बीइंग रियली बिजी। ठीक है, अब बीइंग का यूज कब आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम बिजी, आई एम फ्री, है ना, तो यहाँ पे ये बीइंग का कोई सेंस ही नहीं है, इस सेंटेंस में ये फिक्स नहीं है, गलत होगा ये ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, अपना ऑप्शन 2 सही है, और वैसे ही एरर इसके अंदर ही है, यहाँ पे ये आएगा, आई एम रियली बिजी। सुना होगा काफी आपने ऐसे वो सेंटेंसेस, आई विल कॉल यू लेटर, ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर अपना। ठीक है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखते ही आने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13, select the option that can be used one word substitution for given group of word to put off doing something, especially out of habitual carelessness और laziness। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, देखो, एक्सेलरेट, इसका तो मतलब क्या होता है, किसी चीज की गति को बढ़ा देना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है टू पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, टालना या डिले करना, है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हमारी एग्जाम पास में हो, मतलब एग्जाम सॉरी दूर हो, तो हम हर एक दिन को ऐसे सोच के काट देते हैं कि यार आज तो पढ़ाई नहीं करेंगे, कल से स्टार्ट करते हैं,
फिर कल भी आ जाता है, फिर कल भी सोचते हैं कि आज नहीं करेंगे, आज तो कहीं घूमने जाना है, तो कल से स्टार्ट करेंगे। ऐसे कर कर के हम दिन डिले करते रहते हैं, हमारे हमारे काम को डिले करते रहते हैं हम। तो यही है वन वर्ड, कि हम अपने काम को डिले कर रहे हैं, अपने लापरवाही और अपने आलस्य की वजह से, है ना? तो इसके अंदर क्या है ऑप्शन में से? देखिए आप, एक्सेलरेट तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो होता है किसी की गति को बढ़ा देना, ठीक है? ठीक है, ये तो होगा नहीं। तो और ये हो गया रेपकुरेट। रेपकुप्रेट मतलब क्या होता है? अपनी बीमारी से रिकवरी करना, ठीक है? अपनी बीमारी होती है, उससे रिकवरी कर लेना। और लेसलरेट मतलब क्या होता है? चीड़ कह सकते हैं अपन, फाड़ना और काटना, ठीक है? जैसे अपने मांस या त्वचा का जिक्र होता है, जैसे हम किसी चीज़ को काटते हैं, फाड़ते हैं। जैसे हम लकड़ी होती है, बांस की लकड़ी, उसको अपन अगर चीरते हैं ना, उसके अंदर भी यूज़ कर सकते हैं अपन इसको। तो फाड़ना, ठीक है? एक्सेलरेट मतलब गति बढ़ाना, सिंपल वे में समझ लो, बाकी मैं बोल ही रहा हूँ। प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट मतलब क्या हो गया? समझ में आ गया होगा? किसी चीज़ या किसी काम को देरी से करना या उसको डिले करते रहना बार-बार। और किस लिए डिले करते रहना? हम अपने आलस्य और लापरवाही के कारण उसको डिले कर रहे हैं, ठीक है? जैसे हम अपनी पढ़ाई में भी यही चीज़ करते होंगे, बहुत करते हैं। हम लापरवाही बहुत करते हैं, ठीक है? तो ये है ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस। क्या पूछा है इसमें? अंडरलाइन किया हुआ है, तो एंटोनिम्स पूछा गया है, ठीक है? सेल्डम का एंटोनिम्स पूछा गया है। हार्डली, सेल्डम का मतलब क्या होता है? सेल्डम का मीनिंग क्या होता है? सेल्डम का मीनिंग होता है रेयरली, नॉट ऑफ्टन। कह सकते हैं कि शायद ही कभी, जैसे बोलते हैं ना कि शायद मैं आज नहीं आ पाऊंगा, या कह सकते हैं शायद कभी ना आ पाऊं, हम्म, या शायद ही कभी आऊं, तो ऐसा कह सकते हैं। उसके अंदर सेंस में यूज होता है, जैसे इसको हम हिंदी में लिख देते हैं शायद ही कभी, या अक्सर नहीं, ठीक है? तो हार्डली, रेयरली और ओकेजनली, ये तीनों सेल्डम के क्या है? सिनोनिम्स, ठीक है? बट देखो, ऑप्शन से एलिमिनेट करना कैसे इतना इजी था इस क्वेश्चन को करने में। अगर आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आ गया होगा ना, तो आपने तुरंत ऑप्शन 3 को टिक किया होगा। क्यों? क्योंकि हार्डली, रेयरली, ओकेजनली, ये तीनों इसके, क्योंकि ओकेजनली क्यों? क्योंकि ये ना कभी कभार ही होता है ये चीज़ भी, है ना? समय समय पर या कभी कभार हम ये चीज़ कर होती है, ठीक है? रेयरली, रेयरली भी अक्सर नहीं है या कभी कभी, ठीक है? हार्डली लगभग बिल्कुल नहीं, या शायद ही कभी, सेम सेम मीनिंग, ठीक है? तीनों नेम्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट रोहित हेल्प्स रघु इन पैसिव वॉइस। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत सिंपल होगा, रोहित हेल्प्स रघु। देखो, यहाँ पे हमें ये एक्टिव फॉर्म में दिया, हमको इसको पैसिव में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक चीज समझ लेनी होगी कि पैसिव सेंटेंस हो या एक्टिव हो, ठीक है? ये दोनों है ना एक ही टेंस में होंगे,
मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, नो टेंस चेंज। ठीक है, तो ऑप्शन से बिल्कुल इजीली एलिमिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही दिए जाते हैं कि एक ऑप्शन ऐसा होता है जो जो हमारा क्वेश्चंस के सेम सेंटेंस होता है, सेम टेंसेस में होता है, बट बाकी जो होते हैं ना वो अदर में होते हैं। तो हम जल्दी से टिक करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। बट हमको अभी देखना है कि देखो, रघु विल, अब विल आ गया तो ये तो प्रेजेंट तो है ही नहीं, फ्यूचर आ गया। ठीक है, ये गलत हो जाता, देखते ही गलत किया। ठीक है, और रघु इज हेल्प बाय रोहित, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोहित हेल्प रघु, बिल्कुल गलत। देखो सबसे पहले तो क्या है, रोहित आ गया। ठीक है, और हेल्प आ गई, जबकि पैसिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा ये याद रखना, पैसिव सेंटेंस होता है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। तो ऑप्शन 3 गलत हो गया। ऑप्शन 4 रघु इज बीइंग हेल्प हेल्प बाय रोहित, बिल्कुल गलत। यहाँ पे भी देख लो आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये भी सिंपली गलत। और ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट है, क्योंकि रघु इज हेल्प बाय रोहित। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, यहाँ पे जो हमको ये दिया हुआ है ना, डैश किया हुआ, यहाँ पे ब्लैंक है। दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो डैश दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब्ड। देखिए, अगर गाने बज रहे होंगे, वो गाने बजा रहे हैं, है ना, तो उससे क्या है, एंटायर नेबरहुड मतलब आसपास के जो पड़ोसी है वो डिस्टर्ब हो गए हैं। ठीक है, तो बजा रहे हैं। अब देखो लोड, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप यूं ही कर दोगे फटाक से, एक झटके में हो जाएगा क्वेश्चन ये। देखो लोड, लोड क्या होता है, बताइए। लोड होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास दूसरों पर शक्ति या अधिकार हो, है ना। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, सेंटेंस में फिट कहाँ बैठ रहा है। लव्ड, जो हम जिसके हम बहुत करीब होते हैं, मतलब जिससे हम बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। लोड, ये ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि जिसकी हम बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, जैसे उसके लिए यूज होता है ये। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। लाउड, बिल्कुल राइट, यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो, आप सेंटेंस में बैठा के देखो, दे आर प्लेइंग सॉन्ग्स सो लाउड। सो लाउड मतलब वो बहुत तेजी से बजा रहे थे, बहुत तेज था, उनके सॉन्ग्स की आवाज बहुत तेज थी, जिससे आसपास के लोग थे, पड़ोसी लोग थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके, डिस्टर्ब हो चुके थे। क्या हो चुके थे, डिस्टर्ब्ड हो चुके थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 लाउड, एल ओ लाउड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे हमको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ये पैसिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन आया था उसमें हमने समझा था कि पैसिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और एक्टिव और पैसिव दोनों एक ही टेंस में होंगे, चेंज नहीं होगा टेंस। ठीक है, ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, पैसिव और एक्टिव टेंस में वाइस वर्सा चेंज करना बिल्कुल याद रखना जरूरी है ये चीज, है ना। और बहुत सिंपल होते हैं, इन क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपके टेस्ट में 2 से 3 क्वेश्चन अगर पैसिव सेंटेंस के आ जाते हैं,
तो आप बहुत ईजिली कर पाओगे, गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम है। 0%, मेरे मानना है 0%, आप बिल्कुल सही करके आओगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इनको हमेशा पक्के कर लो इन क्वेश्चंस को। तो पैसिव सेंटेंस और एक्टिव सेंटेंस में चेंज करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो देखो, द कार्ड्स वर बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर टू हर फ्रेंड्स। तो क्या होता है, जो हमारा पैसिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो अब चेंज होता है। जैसे इसमें लिखा है द कार्ड वर बीइंग डिस्टर्ब बाय हर, किसके द्वारा, हर के द्वारा, है ना। तो यहाँ पे हमें ये है सब्जेक्ट बन जाएगा। पैसिव सेंटेंस में बाय के बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, जो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ये, ठीक है, बाय, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, याद करने का लॉजिक है, आप याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे याद रखा है। ठीक है, मतलब याद भी क्या रखा है, प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस से आप हमेशा ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएगी जब आप करते रहोगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो, पहले तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीखते हैं अपन। ठीक है, देखिए, हमारा पूरा सेंटेंस है वो पास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं हम पहले। ऑप्शन फर्स्ट, शी वॉज डिस्टर्बिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो, शी, बिल्कुल, बाय के बाद जो हर आया वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। शी, सी ये सिंगुलर है तो वोज आ गया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे बीइंग लगा हुआ था, वो बीइंग का क्या होता है, जो हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस है ना, उसको हमने चेंज किया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें चेंज किया है। ठीक है, तो शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग दी कार्ड्स, ये आ गया हमारा दी कार्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आया टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर हम इसको पढ़ें, उसके द्वारा, किसके द्वारा, शी, इसके द्वारा कार्ड्स को बांटा जा रहा था उनके फ्रेंड्स में। ठीक है, तो ऑप्शन टू बिल्कुल सही होगा। बाकी हम ऑप्शन देख लेते हैं तीनों। हर फ्रेंड्स, बट उसके द्वारा बांटा जा रहा था, उसके दोस्तों के द्वारा थोड़ी बांटा जा रहा था, तो ये भी गलत। ठीक है, और भी तरीके बताता हूँ मैं आपको। हर फ्रेंड्स वर, ये भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया, दी कार्ड्स फॉर हर, बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता ये। द कार्ड्स वर बीन, ये हो गया मना पास्ट, पास्ट तो है पर इसमें हमको बीन आ गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन 4 भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमको दिया हुआ है एंटोनिम्स। जैसा कि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा, बाकी आप पोज करके उनको कर रहे होंगे। ठीक है, तो एंटोनिम्स बताना है इसमें। ही brought disgrace to his family by being involved in illegal activities। इसके अंदर कुछ मिस्टेक है, वेट ए मिनट, एक्चुअली यहाँ पर है, ये अंडरलाइन है, इसका हमको एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, एंटोनिम बताना है। तो डिस्ग्रेस मतलब क्या होता है, अपमान या सम्मान की हानि होना, है ना। He brought disgrace to his family by being involved in illegal activities। ठीक है, तो इसमें अपन को
डिस्ग्रेस का एंटोनिम्स बताना है। तो क्या होगा बताइए? देखो, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। सस्पेंस। सस्पेंस मतलब क्या होता है? किसी पर शक होना, या हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो सस्पेंस एक्टिविटी, है ना? तो ये हो गया किसी पे शक होना, शक होना, ठीक है, या संदेह होना, किसी पे विश्वास ना कर पाना। शेम मतलब क्या होगा? शर्मिंदा। ये भी कैसे होगा? बिल्कुल नहीं फिट हो रहा, बिल्कुल। डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड क्या होगा? किसी तालमेल ना होना। तालमेल ना होना, ठीक है। और आ गया होनोर। इसका मतलब क्या हो गया? जिसका मतलब उच्च आदर, आदर करना। मतलब इसका तो मतलब था सम्मान ना करना, है ना? और इसमें होता है रेस्पेक्ट, कह सकते हैं अपन, है ना? सम्मान करना, ठीक है। तो ये हो गया इसका एंटोनिम। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम्स। इसमें भी एंटोनिम्स पूछा गया है। डाइवर्जेंस, आपने डाइवर्जेंस से आपको कुछ याद आ रहा है? जैसे हम बाइक या फिर बस के द्वारा हम जाते हैं, ठीक है, ट्रेवल करते हैं, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा बीच में लिखा हुआ होता है डाइवर्जेंस। क्या होता है इसका मतलब? बताइए। अलग होना। क्या होना? अलग होना, मतलब आप उस रास्ते से नहीं जा सकते, आपको उससे अलग जाना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक दूसरे से दूर, से दूर, या अलग होने की क्रिया, अलग होने की क्रिया, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस क्या होता है? अस्तित्व, है, अस्तित्व होता है ना। रिसाइलेंस, रिसाइलेंस मतलब कठिनाई, हमारी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उससे हम उभर कर बाहर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं रिसाइलेंस। मतलब मैं बता देता हूँ, एबिलिटी, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज सिचुएशन, ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑप्शन 4 ट्रांसियंस। ट्रांसियंस मतलब टेम्पररी और नॉट लास्टिंग, ठीक है, नॉट लास्टिंग कह सकते हैं ना, जो फिक्स ना हो, ठीक है, फिक्स ना हो, और जिसकी अस्थायी भी कह सकते हैं अपन, ठीक है। हम जितना उसको हिंदी में डिस्क्राइब करते हैं ना, उससे हमारे के दिमाग में वो छप जाती है वो चीज़ें। तो इसका मीनिंग हमेशा पता होना जरूरी भी है। तो ट्रांजिएंस हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 भी देख लेते हैं एक बार। कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? एक साथ आना। वो डाइवर्जेंस था जो एक दूसरे से दूर या अलग हो रहा था, है ना, इसका मतलब। और कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस मतलब होता है एक साथ, एक साथ आना, एक जैसे बनने की क्रिया, या फिर हम कह सकते हैं बिकमिंग सिमिलर।
बिकमिंग सिमिलर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखो, एक्सिस्टेंस तो होगा नहीं, रिसाइलेंस भी होगा नहीं क्योंकि ये बिल्कुल अलग है मीनिंग इसका, ट्रांजिएंस भी होगा नहीं, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा जो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु गिव्स हेल्प सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति जो जरूरत जो जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है या फिर उनके लिए सिंपैथी रखता है। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? वो पर्सन जो लोगों की मदद करता है, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और उनके लिए सिंपैथी रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम देखिए क्या कहते हैं। देखो, पार्डन तो क्या होता है? जो क्षमा कर देता है। मोरालिस्ट मतलब क्या होता है? मोरालिस्ट मतलब क्या होता है? जो नैतिक विचार वाला होता है। ठीक है, जो नैतिक विचार रखता है, जैसे हमारे महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, प्रीचर प्रीचर क्या होता है? जो शिक्षा देता है, अपने धार्मिक सिद्धांत उपदेश देता है। हम्म हम्म? मैं लिख देता हूँ एक बार। प्रीचर मतलब होता है धार्मिक उपदेश देना। ठीक है, मोरालिस्ट मतलब नैतिक विचार वाला। समैरिटियन मतलब बता ही दिया, ये हो गया, जो लोगों की मदद करता है और उनके लिए सिंपैथी रखता है। पार्डनर मतलब जो माफ कर देता है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो क्षमा या दोष मुक्ति दोष से मुक्त कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। समझ में आ गया? ऑप्शन 3 राइट आंसर। ठीक है, चलिए, ये पूरा एक पैसेज है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इस पूरे को केयरफुली होकर रीड करना है। और ये हमारी स्पीड कैसे बढ़ेगी? डेली आप वो हिंदू एक ऑडिटोरियल जरूर पढ़िए, जिससे आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ सके। ठीक है, या फिर डेली का एक कम से कम 5 पैसेज कैसे क्वेश्चन करिए, जिससे आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ सके और आप जल्दी से कैरी कर सको हर एक चीज़ को। ठीक है, और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जैसे वोकेब, है ना, वोकेब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, या फिर आर्टिकल से रिलेटेड भी आते हैं। ये तो आर्टिकल जो ग्रामर्टिकल क्वेश्चंस आएंगे ना, वो तो आप कर लोगे, लेकिन जो वोकेब वाले होते हैं ना, जितनी भी आपको वोकेब आती है कर लो। ठीक है, जितनी भी आती है ब्लैक बुक से पढ़ लो। ठीक है, मैं कोई एक ब्लैक बुक नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले वोकेब का, बाकी मैं आपको दिलाऊंगा, प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत जल्द। ठीक है, बाकी आपको जितने भी वोकेब आती है, उनको बार बार रिपीट करते रहिए। ठीक है, ताकि हमारी पकड़ बनी रहे उन पे। ठीक है, मसाई लोग हैं, है ना, वहाँ के जो लोग हैं मसाई के, वो अफ्रीका के ब्यूटीफुल जगह पर रहते हैं, ब्यूटीफुल हिस्से में रहते हैं। दे लिव ऑन दी वाइट प्लेन्स इन साउथर्न एंड नॉर्थर्न केन्या एंड नॉर्थर्न तंजानिया। ठीक है, वे साउथर्न और नॉर्थर्न केन्या और नॉर्थर्न तंजानिया के वाइड
चौड़े चौड़े मैदानों में रहते हैं। The area of miles of rolling grassland on which you can find thorny bushes and rocky hills. घास के मीलों मीलों घास के मैदान, जमीन का वह इलाका जहाँ पर कटीले झाड़ियाँ और पहाड़ और चट्टानें हो सकती है। The people move from one place to another according to the seasons. लोग मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं घास और अदर प्लांट्स की तलाश में। Which deer cattle can gauge. ने जानवर कह सकते हैं, जानवरों के चराहा के लिए। They have no permanent home. उनके कोई परमानेंट घर नहीं होते। ठीक है। When they want to settle in place for some time, वो कुछ समय के लिए एक जगह पर सेटल होना चाहते हैं। They build a kind of camp, जो कैंप बनाते हैं जिसे वो कहते हैं मान्यता। Where a few families live for a week or month. कुछ फैमिलीज हैं, कुछ परिवार हैं जो एक हफ्ते या फिर महीने के लिए रहते हैं। देन उसके बाद दे मूव ऑन अगेन, फिर वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। टेकिंग दियर फ्यू विद देम, कुछ लोगों के साथ। एंड बर्निंग द ओल्ड मान्यता टू द ग्राउंड, और जमीन पर उस मान्यता पुराने उसको जला देते हैं। ठीक है, हमने ये पूरा पैसेज पढ़ लिया है। हम क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक वन। हमें यहाँ पर देखना है कि क्या आएगा। लिव इन वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। लिव ए, ठीक है। देखो सम तो हो नहीं सकता, दैट हो नहीं सकता, और दियर ये उनकी जगह थोड़ी है, तो दियर भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए सम होगा नहीं, ठीक है, दियर होगा नहीं, और दैट भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ए। तो यहाँ पे ए आएगा। लिव इन ए वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमें देखना है सेकंड ऑप्शन क्या था, दी एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। तो यहाँ पे देखना है, देखो सराउंड्स मतलब क्या होता है, चारों ओर, तो ये तो होगा नहीं, उसके चारों ओर घास थोड़ी है जमीन की, ये भी नहीं होगा। कोई मेजर करने वाली चीज़ थोड़ी है। कंसीडर्स, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी चीज़ और किसी के बारे में विशेष तरीके से सोचना, किसी चीज़ और तरीके के बारे में सोचना, ठीक है, कंसीडर करना, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, कंसिस्ट क्या होता है, किसी चीज़ से बना हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया है, जैसे हम अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़ें, एरिया है वो एक रोलिंग घास जहाँ जमीन पर मीलों तक बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसिस्ट। क्या आएगा, कंसिस्ट। कंसिस्ट आएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसके अंदर देखना है हमको थर्ड। यहाँ पे आ जाइए, लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स विच डियर कैटल कैन गेज। देखो इसके बाद क्या, इससे पहले क्या आएगा, देखो 8 आएगा नहीं,
विथ भी नहीं आएगा और बाय भी नहीं आएगा। ठीक है, काट देते हैं इनको। बचा ऑन। ऑन आएगा, समझ में आ ही रहा होगा आपको। ऑन क्यों आएगा? ऑन का यूज इसलिए होगा कि सरफेस पोजीशन है, जो अपनी सरफेस पोजीशन का जो रिलेशन होता है वहां पे हम ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक है वो टेबल पर पड़ी है, तो टेबल के टच हो रही है बुक, है ना, सरफेस है, वहाँ पे हमारा ऑन का यूज हुआ, तो यहाँ पे भी हमारे ऑन का यूज होगा। जैसे कि आप पढ़ोगे तो पता लग ही जाएगा। जब लोग है जब लोग है मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं घास की तलाश में और अदर प्लांट्स की तलाश में, जो कि इन चराहों के लिए होता है, तो यहाँ पे ओन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन देखेंगे। पहले यहाँ से पढ़ेंगे। वेयर ए फ्यू फैमिलीज लिव फॉर ए वीक्स और मंथ। महीने या हफ्ते के लिए वो वहां पे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो, लिटिल तो आ नहीं सकता, है ना। लिटिल क्यों नहीं आ सकता? एक एडजेक्टिव है, स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी के लिए होता है। कोई स्मॉल अमाउंट के लिए होता है, ठीक है, लिटिल, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स होता है, बट हमारे जो यहाँ पे फ्यू फैमिलीज है, हम गिन तो सकते हैं ना उनको, तो ये भी नहीं होगा। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण, है ना, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। लिस्ट, लिस्ट ये तो बहुत कम हो गया, सबसे छोटा या निम्नतम बहुत कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फ्यू, ऑब्वियसली फ्यू होगा इसका आंसर, क्योंकि देखिए, पढ़िए वापस से। वेयर ए फ्यू फैमिलीज लिव फॉर ए फ्यू वीक और फ्यू मंथ। समझ में आया? फिक्स हो गया ना, एकदम फिक्स बैठ रहा है फ्यू इसके अंदर। और बाकी आप अपने थ्योरी के हिसाब से समझ भी लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आज का सब लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें फिर यहाँ पे देखना है। देन मतलब वो कुछ फैमिलीज है, कुछ हफ्तों या महीनों के लिए रहती है, उसके बाद वो वहां से मूव कर जाती है, टेकिंग दियर फ्यू डैश विथ देम, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, इनहिबिटिशंस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आत्मचेतना या संयम की भावना। ठीक है, फीलिंग ऑफ सेल्फ कंसाइसनेस, इसका मतलब होता है आत्मचेतना। ठीक है, एक्सपीरियंस, इसमें क्या है? जैसे मान लो कोई चीज आप कर चुके हो, तो आपको उसका एक्सपीरियंस हो चुका है ना। ठीक है, और एंटिक्विक्स, एंटिक्स, जो हमारे पुरानी चीजें होती है ना, उनको हम एंटिक्स बोलते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती होती है, जो कि हमारे म्यूजियम्स में पड़ी होती है ना, वो एंटिक्स होते हैं। और हो गया फोर्थ, बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, टेकिंग दियर फ्यू इनहिबिटिशंस विद देम नहीं होगा, ऑब्वियसली ये नहीं होगा। फ्यू एक्सपीरियंस विद देम, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एंटिक्स, ये भी नहीं होगा। कोई वस्तु थोड़ी, चीज थोड़ी हो।
बिलोंगिंग्स, बिलोंग करते हैं। टेकिंग दियर फ्यू बिलोंगिंग्स विथ देम, ठीक है। जैसे मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बता रखा है ना, पहले कुछ महीने कुछ वीक वो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, फिर वो वहाँ से मूव करते हैं। टेकिंग दियर फ्यू विद देम, कुछ लोगों के जो वहाँ से बिलोंग करते हैं उन लोगों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर उस जगह जो ग्राउंड पर जो मान्यता लगा का पुराना लगा हुआ था उसको जलाकर निकलते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर, ठीक है। बिलोंगिंग्स क्या होगा, देन दे मूव ऑन अगेन टेकिंग दियर फ्यू बिलोंगिंग्स विद देम एंड बर्निंग द ओल्ड मान्यता टू द ग्राउंड, ठीक है। तो आज का सेशन यही खत्म होता है, हमारा सेट 2 आज कंप्लीट हो गया है। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, कमेंट सेशन में अपनी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आपको पढ़ के कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू।